तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू डिडक्टिव डेटाबेसेस की, और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। जो डिडक्टिव डेटाबेसेस है इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है दैट हैज़ द नेचर ऑफ डिक्लेरेटिव, मीन्स कि जो भी बातें हैं, जो डिडक्शन वो कर रहा है, जो डिड्यूसिंग वो कर रहा है डेटाबेस से या ट्रांजैक्शन से, वो कहीं ना कहीं उसको लिखने पड़ेंगे। और लिखने किस तरीके से पड़ेंगे? इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, है ना। और वो लिखने का तरीका क्या है, उसकी जो लैंग्वेज है वो, उस पर ये आज हम बात करेंगे। सो द डिक्लेरेटिव नेचर ऑफ डिडक्टिव डेटाबेसेस लैंग्वेजेस मैनिफेस्ट इनटू इटसेल्फ इन टू इम्पॉर्टेंट वेज। तो दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, दो तरीके से इसकी जो इम्पोर्टेंस है उस पर हम बात कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है द ऑर्डर इन विच गोल आर रिटन इन द रूल्स डज नॉट डिटरमाइन देयर एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑर्डर विच इज कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम रादर देन द प्रोग्रामर। यहाँ पर जो रूल्स या गोल्स आपने लिखे हैं उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क पड़ेगा किससे? उनके एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑर्डर से। वो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जैसा कि लिखा गया है। जो सा रूल जब जहाँ पर अप्लाई होता होगा डिड्यूसिंग करने के लिए, वो वाला यूज किया जाएगा। और ये इसका जो ऑर्डर है वो प्रोग्रामर कंट्रोल नहीं करके कौन करता है? सिस्टम कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट। दूसरा, द सिलेक्शन बिटवीन द फॉरवर्ड चेनिंग, की पहली लाइन से स्टार्ट होके और आगे की तरफ को चलेगा, या लास्ट लाइन से स्टार्ट होके फर्स्ट लाइन की तरफ को चलेगा। तो इसको जो स्टार्ट से एंड की तरफ चलता है उसको फॉरवर्ड चेनिंग मेथड कहते हैं, और जो एंड से शुरू होके फर्स्ट की तरफ को चलता है उसको बैकवर्ड चेनिंग एग्जीक्यूशन मेथड कहते हैं। ये यहाँ पर कौन सा वाला चलेगा ये प्रोग्रामर नहीं बता रहा है, ये सिस्टम खुद डिसाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, है ना। और ये जो है सिलेक्शन जो है कि कौन से वाले को चलाना है उसको, वो कैसा है? ऑटोमेटिक है। सो इट इज डन दिस ऑल, ये सिलेक्शन जो है इसका, दिस ऑल ऑल्सो बी डन बाय द सिस्टम रादर देन द प्रोग्रामर। जबकि पहले क्या होता था, जो हमारी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें सब कुछ प्रोग्रामर कंट्रोल करता है। लेकिन जो यहाँ पर ये डिक्लेरेटिव नेचर है उसकी वजह से जो डिडक्टिव डेटाबेसेस हैं उसके अंदर जो गोल्स लिखे जाते हैं वो सिस्टम सेलेक्ट करता है ना, कि कौन सा वाला चलेगा। जरूरी नहीं ऑर्डर में, हो सकता है वो 5 स्किप करके सीधा छठा वाला चलाए, फिर 15वां चलाए, फिर 16वां चलाए, तो ये फिर उसके बाद पहले वाले पे आ जाए। तो ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी सिस्टम डिसाइड करता है, ना कि प्रोग्रामर। दूसरा कि जो ये एग्जीक्यूशन होगा उसमें फॉरवर्ड चेनिंग मेथड लगेगा या बैकवर्ड चेनिंग मेथड से एग्जीक्यूशन होगा, ये भी ऑटोमेटिक है, और ये भी प्रोग्रामर नहीं करके कौन करता है? सिस्टम करता है। सो नाउ अब जो इसका पॉइंट 1 था उस पर ये डिस्कशन है। पहले पॉइंट 1 जनरलाइजेस द रूल बेस्ड लैंग्वेजेस। ये जो पॉइंट 1 है वो रूल बेस्ड लैंग्वेजेस के को जनरलाइज करता है। ये रूल बेस्ड लैंग्वेजेस काम किस तरीके से कर रही हैं इनको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। द नॉन नेविगेशनल पैराडिग्म ऑफ रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस, इनको एक्सप्लेन करता हुआ है। वेयर सेलेक्ट और ज्वाइन एक्सप्रेशंस आर एग्जीक्यूटेड इन एन ऑर्डर चूजन बाय द क्वेरी ऑप्टिमाइजर। तो ये है in order chosen by the query optimizer according to the performance consideration। कैसी परफॉर्मेंस चाहिए उसके हिसाब से सारा जो है डिसीजन होगा। दूसरा, एज इन रिलेशनल सिस्टम्स दिस प्रमोट्स ईज ऑफ यूज। रिलेशनल में कैसा होता था, जैसे हमको सहूलियत हो जाए, जिससे हमारा काम अच्छे से हो जाए, कंप्लीट हो, उस तरीके को चूज कर लेते हैं। सिंस द प्रोग्रामर इज रिलीव्ड ऑफ परफॉर्मेंस रिलेटेड कंसर्न्स। जबकि यहाँ पर हम बार बार कह रहे हैं कि सिस्टम
करेगा ये सारे डिसीजन। अब प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं है, प्रोग्रामर को रिलीव कर दिया गया है, प्रोग्रामर को फ्री कर दिया गया है कि आप इससे फ्री हैं, है ना, वो सिस्टम खुद कर लेगा। आपने रूल्स लिख दिए, दैट्स इट, और वो कैसे एग्जीक्यूशन होगा वो सिस्टम डिसाइड करेगा। सच एज नेविगेटिंग थ्रू द डेटाबेस एंड यूजिंग एक्सेस स्ट्रक्चर्स। फर्दरमोर डेटा इंडिपेंडेंस इज ग्रेटली एनहेंस्ड। जो डेटा इंडिपेंडेंस थी वो बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गई है, since the resulting code can be reused even after physical changes have occurred in the database। उस डेटाबेस में, उस ट्रांजैक्शन में, उस टपल में चेंजेस होने के बावजूद भी वो रीयूज किया जा सकता है और इतने फास्टली यूज किया जा सकता है, और हर वक्त आपको अपडेटेड रिजल्ट्स ही मिलेंगे उसके अंदर। तो ये क्योंकि सिस्टम बेस्ड हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक है, इसलिए ठीक है। सो अच्छा, दूसरा पॉइंट जो था वो फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग का था। सो पॉइंट 2 इज वन ऑफ द मोस्ट नोवेल फीचर्स ऑफ डिडक्टिव डेटाबेसेस, है ना, विच सेट्स देम अपार्ट फ्रॉम द करंट रूल बेस्ड सिस्टम्स। सम ऑफ द लेटर सच एज OPS 5 only support forward chaining. Others such as the Prolog only support backward chaining. Some expert system shells support both, but the programmer must select the better strategy for the situation at hand and code as part of the actual program. In systems such as LDL and NAIL, instead the system will make the proper choice for the user, who can now focus on logical correctness rather than the execution strategy। तो इसका justification दिया गया है सेकेंड पॉइंट का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। इसके ऊपर आपको बाकायदा एक शॉर्ट नोट आएगा, उस शॉर्ट नोट में आपको ये दोनों पॉइंट, मैनिफेस्ट के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दोनों बताने होंगे और फिर उनका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। इसलिए इसको आप शॉर्ट नोट में तैयार करके रखें अपने, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रिकर्सिव क्वेरीज। अभी तक जो आपने डेटाबेस में क्वेरीज करी, उसमें कहीं पर भी आपने रिकर्सिव क्वेरीज नहीं करी एसक्यूएल के अंदर। तो ये एडवांस डेटाबेस में, डिडक्टिव डेटाबेसेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकर्सिव क्वेरीज, है ना। क्वेरी के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, रिकॉर्ड तीसरा रिकॉर्ड चौथे से रिकॉर्ड से रिलेटेड है, उसके उस रिलेशन को आगे तक इवेल्युएट करना और उसके अकॉर्डिंग उसका जो है क्वेरी का रिजल्ट निकाल करके देना, ये कैपेबिलिटी डिडक्टिव डेटाबेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वैल्यूज के रिलेशन से ही फर्दर जो है एक कंक्लूजन निकालता है या इन्फ्रेंसिंग करता है। इसलिए तो अब हम अगला टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज रिकर्सिव क्वेरीज। तो रिकर्सिव क्वेरीज का डिडक्टिव डेटाबेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस रिकर्सिव क्वेरीज को समझते हैं। मान लीजिए एक डेटाबेस है एम्प्लॉइज का, और उसमें ये लिखा हुआ है कि एक्स एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। ये क्वेरी का जो हमने चलाई है उसका रिजल्ट है, समझाने के लिए आपको। डेटाबेस में फील्ड बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो हर एक किसी भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय होता है उसका कोई ना कोई इमीडिएट बॉस होता है, और उस इमीडिएट बॉस का भी कोई बॉस होता है, फिर उस इमीडिएट बॉस का भी एक बॉस होता है। ऐसे करके एक हायरार्की होती है। हालांकि जो मैनेजर है या जो बॉस है वो खुद भी एक एम्प्लॉई है ना। तो उस स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए हमने क्वेरी का आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले कराया पहले आपको, और फिर उसको फिगरेटिव फॉर्म में यहाँ समझाने की कोशिश करिए। यहाँ आप समझे तो जैसे कि एस कुमार है, एस कुमार के मैनेजर हैं आर के शर्मा, ऐसे पी कुमार के भी मैनेजर कौन है, आर के शर्मा, और जो गोविंद है उसके मैनेजर हैं एस कुमार, है ना। ये दो लोगों के एस कुमार हैं, दो लोगों के पी कुमार हैं, और फिर जो गोविंद है वो दो के बॉस हैं, और जो सोहन थे वो भी दो के बॉस हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको प्लॉट किया है। आप देखें कि आर के शर्मा आप देखेंगे तो टॉप पे हैं,
और उसके नीचे दो एम्प्लॉइज हैं जो हैं एस कुमार और पी कुमार हैं। फिर एस कुमार के नीचे फिर गोविंद और सोहन है। ऐसे पी कुमार के नीचे अजय और नरेश हैं, और ऐसे एक हायरार्की पूरी फॉलो होती है। तो ऐसे जो आउटपुट हैं उनको निकालने के लिए हमको रिकर्सिव क्वेरीज की ज़रूरत है। क्वेरी में एक स्पेशल फीचर डालने की ज़रूरत है, तब जाकर के वो इस तरीके के रिकर्सिव जो डाटा है उसको आउटपुट के फॉर्म में निकाल पाता है, और हम रिकर्सिव क्वेरीज को प्लान कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो आउटपुट था क्वेरी से आया, और ये हमने उसी को प्लॉट कर दिया किसमें, एक ग्राफिकल फॉर्म। सो हियर द above mentioned table, मिस्टर आर के शर्मा इज द मैनेजर ऑफ द, ये मैंने आपको बता ही दिया। So there is an approach of using the recursive query definition, easier to use, such as recursions, can be used to define a set of employees controlled by a particular manager, as Mr. Gopal. The people supervised directly or indirectly by Mr. Gopal are people whose manager is Mr. Gopal, and people whose manager is supervised directly or indirectly by the Mr. Gopal. मीन्स कि जो मान लो ये गोविंद का केस या अभिषेक का केस ले लें, अभिषेक के बॉस गोविंद और गोविंद के बॉस, या तो इससे जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा कि इसको जो सुपरवाइज कर रहा था, और डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली उसको सुपरवाइज कर रहा है गोविंद किसको, अभिषेक को, और एस कुमार इनडायरेक्टली अभिषेक को क्या कहते हैं सुपरवाइज कर रहे हैं, डायरेक्टली गोविंद को कर रहे हैं और इनडायरेक्टली अभिषेक को कर रहे हैं। इसी प्रकार से आर के शर्मा इनडायरेक्टली गोविंद और अभिषेक को सुपरवाइज कर रहे हैं, गोविंद, सोहन, अजय, नरेश सभी को इनडायरेक्टली आर के शर्मा जो है सुपरवाइज कर रहे हैं, और डायरेक्टली दो लोगों को कर रहे हैं, एस कुमार और पी कुमार को, है ना। तो यही हमने बताने की यहाँ कोशिश करी है कि ऐसी क्वेरी जो रिकर्सिव क्वेरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गोपाल नाम लिए हुआ है, या तो उनको होस्ट मैनेजर इज मिस्टर गोपाल, उनको ये एक्सट्रैक्ट करके डेटा देगा, या फिर उनको जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिस्टर गोपाल को सुपरवाइज कर रहे हैं। अब इसमें इसके दो पार्ट हुए। ये जो पहला वाला पार्ट है वो तो सिंपल क्वेरी से भी आ सकता था, लेकिन जो ये रिकर्सिव पार्ट है ये कितनी लेवल तक जाता है, रिकर्जन के कितने लेवल तक जाता है। आप सबने वो एक बिजनेस सुना होगा नेट मार्केटिंग का होता है, जिसमें एक व्यक्ति अपने नीचे 4 मेंबर या 3 मेंबर या 2 मेंबर बनाता है, फिर वो फर्दर अपने नीचे 3 या 4 मेंबर बनाता है, फिर वो अपने नीचे 3-4 मेंबर बनाता है, फिर वो अपने 3, तो ऐसा लेवल कितना भी बड़ा हो सकता है। तो डायरेक्ट जो निकल के आएगा वो तो फर्स्ट पार्ट से निकल के आएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो उसमें डाटाबेस में आपके रिकर्सिव नेचर का होना चाहिए, ताकि वो आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, है ना। जैसे कि उसने एक सर्च कर लिया कि अभिषेक के बॉस गोविंद, अब वो गोविंद को लेकर के ढूंढेगा कि गोविंद के बॉस कौन, एस कुमार, फिर एस कुमार के बॉस कौन, आर के शर्मा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में केवल 3-4 लेवल ही दिखाए हैं, बट ये लेवल अनलिमिटेड हो सकता है, ये कितना भी इटरेटिव नेचर में डाटा वहां पर हो सकता है, और उस पूरे डेटा को कंप्लीट निकाल करके लाना और शो करना ये एक टिपिकल टास्क है। इसके लिए सिंपल क्वेरी काम नहीं करेगी, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं रिकर्सिव क्वेरी। वही चीज यहाँ करके आपको दिखाने की कोशिश की। ओके, तो यहाँ पर अब मैं आपको कोड बताता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा विद रिकर्सिव, है ना। EMP1, EMP नेम और मैनेजर नेम ये लिया, एज सेलेक्ट EMP नेम मैनेजर नेम फ्रॉम मैनेजर, इस टेबल से वो उठाएगा, यूनियन सेलेक्ट मैनेजर डॉट, दो टेबल है यहाँ पर, एक टेबल तो है EMP1 और दूसरी है मैनेजर, मैनेजर डॉट EMP नेम और EMP1 डॉट EMP नेम फ्रॉम मैनेजर एंड EMP1, वेयर मैनेजर में जो मैनेजर नेम है इज इक्वल टू EMP1 के EMP नेम से। यहाँ से
पिक की वैल्यू और इसमें मैच होगी जा करके, और इस तरीके से ये इटरेटिव इसको करता हुआ जो है रिजल्ट शो करेगा साथ में। ये पूरा है, तो ये विद रिकर्सिव पार्ट है और ये डायरेक्ट क्वेरी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, ये पूरे EMP1 पे चलेगी। तो यहाँ पर इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। सच एज फाइंडिंग ऑल सब पार्ट्स ऑफ ए गिवन पार्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर रिकर्सिवली। SQL का जो अब लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ये आपको मिलेगा रिकर्सिव नेचर या रिकर्सिव क्वेरी प्लान करने की फैसिलिटी मिलेगी। और ये जो क्वेरीज होती हैं ये शुरू होती हैं, इसका एक क्लॉज है विद रिकर्सिव क्लॉज, ये लगता है विद रिकर्सिव, ये आपको लगाना पड़ेगा और इसको लिखने का जो तरीका है वो आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस द ट्रांजिटिव क्लोजर concisely the additional keyword recursive specified that the view is recursive. So any recursive query must be defined as the union of two subqueries। देखिए दो क्वेरी है, एक ये क्वेरी है और एक ये क्वेरी है ना। पहली है बेस क्वेरी विच इज नॉन रिकर्सिव। पहली जो बेस क्वेरी है वो कैसी है, नॉन रिकर्सिव है। एंड a recursive query that uses the recursive view. In the example given above, the base query is the select on manager। ये वाली जो है फर्स्ट क्वेरी जो है ये क्या है, बेस क्वेरी है, इसको हम बेस क्वेरी कहेंगे। select EMP name manager name from manager, ये नॉन रिकर्सिव क्वेरी है, डायरेक्ट क्वेरी है, बेस क्वेरी है ना। फिर उसके बाद में while the recursive query computes the join on manager, इधर से जो डेटा आया उसका एक एक डेटा उठेगा और उसको EMP1 के साथ मैच करके और जो रिजल्ट होगा उसको कंप्यूट करता चला जाएगा। The meaning of a recursive view is best understood as follows. First, compute the base query and add all the resultant tuples to the view relation. Next, compute the recursive query using the current contents of the view relation and add all the resulting tuples back to the view relation. The resultant view relation instance is called a fixed point of the recursive view definition। तो यहाँ पर दो तरीके की दो पार्ट में क्वेरी डिफाइन की जाती है। पहले पार्ट को कहते हैं बेस क्वेरी और दूसरे पार्ट को कहते हैं रिकर्सिव क्वेरी। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट क्वेरी चली है जिसपे सेलेक्ट EMP_name manager_name फ्रॉम मैनेजर, और इससे जो आउटपुट आया उसको व्यू लेवल कह दिया और व्यू रिलेशन कह दिया। उस रिलेशन को देखते हुए फिर ये EMP1 के साथ इसको मैच कर करके वापस जो है पूरा आउटपुट निकालेगा। और ये जो क्वेरी है वो रिकर्सिव नेचर की होगी, इसलिए इसका नाम रखा गया रिकर्सिव क्वेरी, और जो आउटकम होगा वो हमारे सामने। ठीक है, तो ये टोटल था रिकर्सिव क्वेरी के ऊपर। अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं आज के, दैट इज डेटा लॉग। तो यहाँ पर ना तो सिंपल क्वेरी लैंग्वेज काम करेगी, आपको उसके संग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, रिकर्सिव आपको विद रिकर्सिव क्लॉजेस यूज करने पड़ेंगे। दूसरे जो यहाँ पर डेटाबेस तैयार होता है वो तैयार होता है रूल्स का, और वो रूल्स किसी स्पेशल फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे जाते हैं, और उन रूल्स के बेसिस पे वो डाटा को चेक करता है, चाहे वो कॉन्करेंट डेटा हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग डेटा हो, चाहे वो स्टोर्ड डेटा हो, जिस पे भी हम चलाना चाहें। तो उसको वो अपने आप बनते हैं, सिस्टम बनाता है उसको, कोई प्रोग्रामर नहीं लिखता है उसको, सिस्टम बनाता है और सिस्टम ही उसको कंट्रोल करता है। तो ये जो लैंग्वेज है इसके लिए डाटाबेस के लिए स्पेशल ये लैंग्वेज बनाई गई है, इसका नाम है डेटा लॉग। जो डेटाबेस के ऊपर काम करती थी, नॉर्मल डेटाबेस के ऊपर काम करती थी, उनको हम कहते थे डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज, है ना, जैसे SQL है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोड को करने के लिए लैंग्वेजेस यूज की जाती थी उनको हम कहते थे लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस। ये लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस दो हैं, एक है लिस्प और दूसरी है प्रोलोग। और लिस्प और प्रोलोग के जो फीचर्स थे, अगर उसको प्लेन फॉर्मेट में डेटाबेस के अंदर लगाएं
तो जैसे आप देखते हैं कि डेटाबेस में आप क्वेरी करते हैं, एक लाइन की क्वेरी से आपको पूरा आउटपुट आ जाता है, तो वो चीज आप प्रोग्राम में करना चाहो तो नहीं है, प्रोग्राम में तो पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर ये जो प्रोसीजरल में काम करती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिस्प या प्रोग, वो यहाँ लिखे तो बहुत बड़ा कोड तैयार करना पड़ेगा। तो जैसे कि डाटाबेस में हमको इतना बड़ा कोड नहीं करना पड़ता है, एक सिंगल क्वेरी से पूरा आउटपुट निकल आता है, उसी प्रकार से हम चाहते थे कि यहाँ पर भी ये डेटाबेस को के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए रूल्स तैयार करें, है ना, या हम यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं वो रूल्स और वो पूरे डेटाबेस पे एग्जीक्यूट हो और जो एग्जीक्यूटिंग डेटा है उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो। तो ये इसके लिए एक लैंग्वेज की डिमांड थी, है ना। तो डाटाबेस कैपेबिलिटी और जो प्रोलोग यानी कि जो रूल बेस्ड लैंग्वेजेस थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उनको मिला करके एक नई लैंग्वेज बनाई गई दैट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ डेटाबेस एंड रूल बेस, है ना। तो वो क्वेरी लैंग्वेज का नाम है डेटा लॉग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डिडक्टिव डेटाबेसेस में ये 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, दूसरा आपकी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, तीसरा आपकी क्वेरी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और चौथा डेटा लॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो डेटा लॉग इज क्वेरी एंड रूल बेस्ड लैंग्वेज फॉर डिडक्टिव डेटाबेसेस, देन syntactically is a subset of Prolog. So Datalog was popular in academic database research but never succeeded in becoming part of the commercial database system. That's why its advantages such as recursive query and clean semantics जो है वो बाहर इतना पब्लिक में नहीं पता है। So the Datalog package contains a lightweight deductive database system. Queries and database updates are expressed by using the Datalog declarative logic language, in which each formula is a function free from clause and every variable in the head of the clause must appear in the body of the clause. A salient feature of deductive databases is their capability of supporting a declarative rule-based style of expressing queries and applications on databases. As such, a find applications different areas such as knowledge mining in databases and computer-aided design and manufacturing system. So, a combination of conventional database containing facts, a knowledge base containing rules, and an inference engine जो निकालेगा रूल्स उनके रिलेशन के बेसिस पे, which allows the derivation of information implies by facts and rules। ये facts और rules के फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पर आपने लिखा कि राम मोहन से बड़ा है, मोहन सोहन से बड़ा है, तो एक कंक्लूजन निकल के आया कि राम सोहन से बड़ा है। वो कैसे निकला, इसको लिखेंगे कैसे? अगर यहाँ लिखा हुआ है कि राम मोहन से बड़ा है तो हम इसको लिखेंगे कैसे? रूल बेस्ड लैंग्वेज में, फैक्ट के फॉर्म में। राम को आर लिख लेंगे, मोहन को एम लिख लेंगे। आर इज ग्रेटर देन एम, ग्रेटर देन का साइन यूज करेंगे, आर ग्रेटर देन एम। ऐसे ही फिर आपने लिखा एम ग्रेटर देन एस, तो एक कंक्लूजन क्या निकला कि आर इज ग्रेटर देन एस। इस तरीके से यहाँ रूल्स और फैक्ट्स को हम स्टोर करते हैं और उनके बेसिस पर हम कुछ इन्फ्रेंसिंग करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो कंक्लूजन होते हैं हमारे, ठीक है। सो नॉलेज है, commonly the knowledge base is expressed as a set of first order logic and either a SLDNF or data log inference engine is used। so ये रूल 1 है। इसके लिए if tuples mentioned in the body exist in the database, then the tuples mentioned in the head of the rule must also be in the database। तो है ना, इसको लिखेंगे कि if body is true, अगर इसी को लिख रहे हैं if body is true then head is true। ये लिखने का तरीका है इसका, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक रूल 2 है, ये समझाए हुए हैं। तो ये 2 यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं। इन लॉजिक इनको रूल्स को आप पढ़ें, है ना, आप समझ में आ जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं क्लास में। थैंक यू।